line 330. Ma'am, ये I am sorry if we, Lady Bracknell, I am sorry if we are a little late, Algernon, but I was obliged to call on dear Lady Hanbury. I had not been there since her poor husband's death. I never saw a woman so altered. She looked quite 20 years younger. And now I will have a cup of tea and one of those nice cucumber sandwich you promised me. मैम वो यहाँ पे कह रही है कि मतलब कि, आती है ना एल्जेनोन को कह रही है कि मैं लेट हो गई हूँ, उसके लिए मतलब कि सॉरी कर रही है और रीजन बताती है कि वो मेरी थी कोई कुलीग थी लेडी हर्बरी, तो उसके जो है ना हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उधर चली गई थी। तो वो आगे से फिर यहाँ पे जो वो रिमार्क्स यूज कर रही है वो कहती है कि वो 20 ईयर्स जो है ना मुझे उल्टा अच्छी लग रही थी, यंग लग रही थी, बजाय इसके कि सैड होती वो तो मुझे अच्छे मूड में लग रही थी। और उसके बाद वो साथ मैं आप फिर ज्यादा ब्रीफ कर देना, मैं जो शार्ट है वही बता रहा हूँ। और उसके बाद दूसरी वो यूज करती है कि वो कहती है कि जो है ना सैंडविच भी लाओ जिसका आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। तो फिर आगे वो इसके बाद वाले में आता है कि वो सैंडविच भी खत्म हो गए हैं, वो जो खुद खा गए सारे सैंडविच भी नहीं पड़े। ये दो आयरनी इसमें है मैम, ये ठीक है, मेन पॉइंट ये दो है। ठीक है। अच्छा, इन लाइंस के अंदर एक्चुअली देयर इज अ सटायर ऑन विक्टोरियन वीमेन, ठीक है। और मोर ओवर ये जो लाइन है ना, शी लुक्स क्वाइट 20 इयर्स यंगर, दैट इज पैराडॉक्सिकल लाइन। यहाँ पे होना चाहिए था कि शी लुक्स क्वाइट 20 इयर्स ओल्डर, कि वो उससे ज्यादा बुरी लगने लग गई थी, बजाय वो ये कहती, वो कहती है कि वो तो भाई और भी ज्यादा जवान लगने लग गई उसके हस्बैंड की डेथ के बाद। तो दैट इज द सटायर ऑन द विक्टोरियन लेडी। और वो यहाँ पे कह रही है कि देखो, जब से I'm sorry if we are little late, Algernon. I was obliged to call on Lady Harbury. I had not been there since her poor husband death. कि मतलब उसके हस्बैंड की, वो कहती है कि देखो मैं अपने फ्रेंड के पास गई थी और जब से उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी मैं तब तक उससे मिल नहीं सकी थी। That is the careless attitude, that is the irresponsible attitude of the ladies of Victorian society, कि उसकी करीबी फ्रेंड है, उसकी हस्बैंड की डेथ हो गई है, बट शी हैज नो टाइम टू गो देयर and see her, and now she has visited her, and what were the comment, and these are really very illogical comments, जो कि वो paradoxical comment करती है, कि वो कहती है कि बजाय इसके कि वो 20 साल यंगर लगती, वो 20 साल ओल्डर लग रही है। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द सटायर ऑन फैशनेबल वीमेन, के वो मजीद फैशनेबल हो गई है आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। अच्छा, उसके बाद आ जाए जनाब, लाइन नंबर लेडी ब्रेकनल का है, लाइन नंबर 350। एल्गरनॉन, I am greatly distressed, Aunt Augusta, about there being no cucumber, not even for ready money. ठीक है, और यहाँ पे वो कहता है आई एम एक्सट्रीमली अनहैप्पी ऑन्ट अगस्ता अबाउट cucumbers, जो कि अब तो अवेलेबल भी नहीं है। तो वो उससे पूछती है कि भाई cucumber जो तुमने मेरे साथ वादा किया था वो किधर है, तो वो कहता है वो तो वैसे ही खत्म हो गया। तो लेडी ब्रेकनेल आगे से क्या कहती है, अगेन पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट। हाँ जी क्लास, नेक्स्ट वन कौन इनको एक्सप्लेन करेगा? हाँ, it really makes no matter, Algernon. I had some crumpets with Lady Harbury, who seems to me to be living entirely for pleasure now. हाँ जी, again inversion of normal sentiments, inversion of normal sentiments या morals। ठीक है, बताइए जनाब। And now seems to be living only to enjoy the pleasure of this world। मैम यहाँ पे ना एक तो वो जो पहले बात होगी कि वो कुकम्बर का उसने कहा था कि वो कुकम्बर सैंडविच जो है ना आपको मैं खिलाऊंगा आपको, तो वो तो कहते हैं हम सॉरी कि वो दो दो करके खुद ही खा गया था सारे, इसके लिए तो बचाए नहीं उसने। और फिर वो खुद ही साथ में कह देती है कि इसका कोई इशू नहीं है कि जो है ना मैं पहले ही जो है ना वो खा कर आई हूँ क्रम्पेट्स उधर लेडी हर्बरी से। तो फिर साथ वो ये भी ऐड कर देती है कि वो मुझे बहुत खुश लग रही थी, मैंने उसको बहुत मतलब जो है ना उससे होकर आई हूँ तो वो मुझे बहुत प्लेयर मूड में लग रही थी, हालांकि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। तो ये इधर आके बता भी रही है कि उसके हस्बैंड की डेथ है, तो फिर भी आके इधर इनको बता रही है कि मैं तो अच्छी मीटिंग करके आई हूँ और चीजें खा कर आई हूँ, और वो भी खुशगवार मूड में थी और वो 20 ईयर यंगर भी थी। हालांकि शुरू में जो है ना वो डेथ का बता रही है और बाकी सारी ऐसे बता रही जैसे पार्टी में थी कोई। ये बेटा एक वर्ड है यहाँ पे देखिए,
another flinch, F-L-I-N-G, F-L-I-N-G. ये flinch है basically word, another flinch at Lady Harbury, at Lady Harbury, ठीक है. Flinch बेटा ये जिस तरह के जितने भी हैं ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट जो इन्होंने इटालियन में लिखी है, एक्चुअली दिस इज द इन्वर्जन ऑफ नॉर्मल सॉरी मोरल सेंटिमेंट्स, ठीक है. ये मोरल सेंटिमेंट्स की एक इन्वर्जन है, यानी कि उल्टा हो गया सब कुछ ना. और वो यहाँ पे कहता है दैट इज एन अदर फ्लिंच एट लेडी हैरबरी who after her husband death is enjoying herself thoroughly. अपने हस्बैंड की डेथ के बाद वो अच्छा खासा एंजॉय करिए. अगेन देयर इज अ सटायर ऑन द विक्टोरियन मॉरल्स और उनकी वो जो लेडीज हैं उनके ऊपर सटायर हो रहा है. फिर वो कहता है लेडी ब्रेकनल इट सर्टेनली हैज चेंज इट्स कलर फ्रॉम व्हाट कॉज sorry Algernon, I hear her hair has turned quite gold from grief. और वो कहता है कि I hear that her hair has turned golden on account of her grief at the death of her husband. वो कहता है कि मुझे तो बजाय इसके कि उसके बाल सफेद हो जाते अब क्या हो गए, उसने डाई करवा लिया गोल्ड का ना. तो लेडी ब्रेकनल इंस्टेंटली हैज चेंज इट्स कलर. वो कह रही है उसने तो अपने बालों का रंग ही चेंज कर लिया. फ्रॉम व्हाट कॉज आई ऑफ कोर्स कैन नॉट से. और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही इसकी वजह क्या है कि उसका बालों का रंग ही चेंज हो गया. Algernon crosses and hands tea. Thank you. I have a quiet treat for you tonight, Algernon. I am going to send you down with Mary Farquhar. She is such a nice woman and so attentive to her husband. It's delightful to watch them. अब वो मैरी फरक्वार से उसको कंपेयर करती है कि भाई मैं तो तुम्हें मैरी फरक्वार से के साथ भेजती हूँ. और मैरी फरक्वार कौन है? जो कि हर अपने हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करती रहती है. यानी कि जो एल्गरनॉन ने रिमार्क्स किए थे अभी पिछले कुछ डायलॉग में कि भाई ये तो हर वक्त अपने हस्बैंड के साथ जो है वो करती है, फ्लर्ट करती है. Algernon, I am afraid Aunt Augusta, I shall have to give up the pleasure of dining with you tonight after all. Lady Brackland, I hope not. Algernon, it would put my table completely out. और वो यहाँ पे वो कहती है कि भाई अगर तुम जो है अब एक्चुअली दैट इज बेसिकली अगेन शी इज मतलब वो फोकस कर रही है, वो फोर्स कर रही है. शी इज फोर्सिंग ऑन मैनरिज्म. लिख लें, शी इज फोर्सिंग ऑन मैनरिज्म. वो कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, नो नाउ यू शुड नॉट बी एब्सेंट फ्रॉम द डिनर. तुम डिनर से नहीं जा सकते. द रीजन इज दैट भाई जो मेरी सारी अरेंजमेंट है सिटिंग की वो तबाह हो जाएगी ना. तो वो बिकॉज योर एब्सेंस वुड कंप्लीटली डिस्टर्ब माय सीटिंग अरेंजमेंट एट द टेबल. योर अंकल वुड हैव टू डाइन अपस्टेयर. तुम्हारे अंकल तो ऊपर मतलब डाइन करेंगे. फॉर्चुनेटली ही इज अकस्टम्ड टू दैट. और फॉर्चुनेटली वो जो है आदि हैं ऊपर डाइनिंग करने के. तो तुम्हारे लिए ये बड़ा, तुम्हारे लिए बहुत ये लकी है कि तुम मेरे साथ बैठ के डाइन कर रहे हो, ठीक है. तो however that your uncle is accustomed to dining upstairs and he will not mind it tonight also. ठीक है. तो Algernon कहता है it is a great bore and I need hardly say a terrible disappointment to me, but the fact is I have just had a telegram to say that my poor friend Bunbury is very ill again. अब वो फिर Bunbury का यहाँ पे जो है बहाना करता है. अच्छा आगे लेडी ब्रेगनल लाइन नंबर 375, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? लेडी ब्रेगनल आगे उसको कहती है कि इट इज वेरी स्ट्रेंज दिस मिस्टर बनबरी सीम टू सफर फ्रॉम क्यूरियसली बैड हेल्थ. हर वक्त वो बेचारा बीमारी रहता है. Algernon, yes, poor Bunbury is dreadful invalid. बेटा ये इंपॉर्टेंट लाइन है लेडी ब्रेगनल वाली. कौन करेगा इसको एक्सप्लेन? और किसी ने नहीं पढ़ा आज? जो Algernon कह रहा है इट इज ग्रेट बोर, यहाँ से या इससे पीछे लेडी ब्रैकनेल? आई होप नॉट Algernon. Algernon that I think it is high time that Mr. Bunbury made up his mind whether he was going to live or die. तो कहती है अब भाई बनबरी को इरादा कर लेना चाहिए कि अब जी हाँ ये ठीक जी मैम. यहाँ इससे पहले वो कह चुका होता है ना, वो जब पहले वो डिस्कशन हो चुकी है उनके खाने की ना, तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं आ सकता. रीजन ये है कि जो है ना वो फिर वो जो पहले डिस्कशन में जैक के साथ बता रहा होता है कि मैंने एक बनबरी रखा हुआ है, मतलब एज जो है ना फ्रेंड रखा हुआ है, तो बता देता हूँ जब भी मुझे कोई अच्छा काम नहीं होता या जहाँ भी मैं बोरिंग फील करता हूँ तो मैं वहाँ पे बनबरी का बहाना लगा के जान छुड़ा लेता हूँ. तो यहाँ पे वो सेम उसने इधर भी यही कहा लेडी ब्रैकनल को जब उसने इनवाइट किया है कि, तो वो कहता है कि वो मुझे अभी जस्ट टेलीग्राम मिला है तो मुझे तो वहाँ जाना है ना, तो फिर कभी सही. फिर यहाँ पे आके कहती है कि मतलब उसकी तो मुझे बहुत ही बैड हेल्थ लग रही है. लेडी ब्रैकनल कहती है ना कि फिर वो साथ Algernon कहता है यस पुअर
Yes, poor Banwari is a dreadful invalid. फिर लेडी ब्रैग ने कहती है, well, I must say, as you know that I think it is high time that Mr. Banwari made up his. यहाँ पे वो फिर सटायर यूज कर रही है कि अब उसको कोई डिसाइड ही कर लेना चाहिए कि उसने जीना है या मरना है। मतलब कि काफी अर्सा वो जिस तरह कहती है ना कि काफी टाइम पहले भी उसकी सेहत खराब थी, तो अब हो जाना चाहिए उसको ठीक, या उसको कोई डेथ हो जानी चाहिए। फिर आगे वो कह रही है कि जो है ना, मैं मतलब कि जो है ना उसके साथ ये नहीं कहती कि मुझे सिंपैथी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर वो ये साथ ये ऐड कर रही है कि हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि जो कोई किसी को अगर कोई बीमारी है या कोई बीमार है तो हमें उसको इनकरेज करना चाहिए। ये ऐसा नहीं होता कि कोई बीमार है तो हम उसको इनकरेज करें। यहाँ पे यार नहीं यूज कर रही है, ये उल्टा कह रही है। लेकिन अगर कोई बीमार वगैरह है या कोई किसी मुसीबत में है तो हमें उसको इनकरेज करना चाहिए, हमें उसको हौसला देना चाहिए ताकि वो मतलब रिकवर हो जाए जल्द से जल्द, वो अच्छा फील करे, और माहौल और एनवायरनमेंट की वजह से भी उस पर कुछ अच्छा इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे वो कह रही है कि विश आई कंसिडर इट आई इलनेस ऑफ एनी काइंड इज हार्डली अ थिंग टू बी इनकरेज इन अदर लेस, कि इलनेस जो है ना ये नहीं होनी चाहिए। और फिर वो कहती है कि वो साथ ये भी कहती थी कि हेल्थ इज द प्राइमरी ड्यूटी। वो कहती है कि बस लाजमी है कि बंदे को सेहतमंद ही होना चाहिए, बंदा सेहतमंद है तो बस ठीक है। वो हर वक्त बीमार हो ये वो तो हमें उससे बोरियत होने लग जाती है। मतलब आई आई डिड नॉट रिकमेंड दिस। फिर वो कहती है, आई एम टेलिंग यू डरपुर बट नेवर सीम्स टू टेक मच नोटिस एज फार एज इन एनी प्रूवमेंट इज, कि ये चीज मैंने जो है ना आपके अंकल में नोट की है कि मैं बहुत दफा मतलब कि उसको कहती थी, लेकिन उसकी फिर भी जो है ना वो एलिमेंट जो थी ना, मतलब बीमारी थी, मैंने उसमें कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं देखी थी। कि मैं उसको कहती रहती थी कि बीमारी कुछ नहीं है, बोर लगता है, बंदा बंदा उकता जाता है, प्रूडेंट हो जाता है। तो वो साथ यही कहती है कि उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट मैंने नहीं देखी, लेकिन शायद हो जाए आगे पे। ये कहती है साथ के मैं भी अल्लाह मतलब गॉड करे कि वो ठीक हो जाए। वो ताकि आगे भी थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ कि वो फिर उसको अपने म्यूजिक की पड़ी हुई है कि वो कहती है कि सैटरडे तक जो है ना उसको कहें कि ठीक हो जाए लाजमी। हालांकि बीमारी उसके बस की बात ही नहीं है एज अगर रियलिटी देखा जाए ना, क्योंकि उस तो वो तो रियली समझ रही है ना, ये तो बनबरी उसने अपनी तरह से बहाना लगाया हुआ है। तो आगे से उस पर इम्पोज कर रही है कि आप जो है ना उसको कहो सैटरडे से पहले लाजमी ठीक हो जाए, सैटरडे को मेरी म्यूजिक है अरेंज करना है आपने। मतलब कि वो अपनी जो लग्जरीज चीज है वो एक जो है ना इंसान की जो सबसे जो एंजाइटी वाली चीज उस पे उसको प्रेफर कर रही है, अपनी म्यूजिक को उसकी सेहत पे प्रेफर कर रही है। हालांकि वो अब इन द माउथ ऑफ डेथ, मतलब कि वो मरने के काबिल हुआ पड़ा है अकॉर्डिंग टू मतलब के स्टेटमेंट ना। फिर भी वो उसको ये कह रही है कि उसको को मर जाए या जी ले। फिर सर ये करिए अगर उसने जीना है तो उसको कहना कि कम से कम जो है ना सैटरडे तक जो है ना थोड़ा ठीक हो जाए, हमें मेरे म्यूजिक अरेंजमेंट करनी है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सटायर है उस टाइम का कि वो म्यूजिक को इतना उनको इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट और लोगों का और अपने कोलीग्स की जो सेहत है या उनके कोई इश्यूज थे सोशल इश्यूज, उन पे कोई खास थोड़ी सी भी तवज्जो नहीं थी ना उनकी। वो करते थे केयर, बल्कि वो अपनी लग्जरीज में चली हुई थी, विक्टोरियंस वुमेन्स। ये मॉरल था मैं। ठीक ठीक। हाँ जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम मिस। यहाँ जो मुझे समझ, मैं इसको वैसे ही क्रिटिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, लाइन वाइज नहीं। इसमें ये दिखाया गया है कि इंसान जो है अब जो मॉडर्न टाइम है उसमें अपने ही इंटरेस्ट पर जो है वो फोकस करता है कि उसके अपने क्या इंटरेस्ट हैं, और दूसरों की प्रॉब्लम्स को वो समझता है कि जैसे कि वो मेयर एक्सक्यूजेज हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि वो लेडी ब्रैकनल कहती हैं कि उसे कहे कि वो ठीक हो जाए, वो बार बार क्यों बीमार हो रहा है। तो उसकी बीमारी जो है इसकी अपनी लेडी ब्रैकनल की प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है कि जैसे कि वो एब्सेंट होते हैं तो फिर उनके म्यूजिक का फंक्शंस या जो भी अरेंजमेंट है वो उसके जिम्मे होती है एल्गन नॉन के, तो उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो इसलिए वो कंसर्न है कि मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इन सब बातों की वजह से। तो दूसरा वो दिखाते हैं कि दूसरे की परेशानी को वो हम एक्सक्यूज लेते हैं कि जस्ट एक बहाना बना रहा है दूसरा, उसको असल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली जैसे कोई कहती है कि मुझे जो है थोड़ा सा मैं लाइंस को देख लूं, मेड अप हिज माइंड वेदर ही वाज गोइंग टू लिव और डाई। मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि वो जो है वो बहाना है, उसको अपना जहन बना लेना चाहिए कि उसे ठीक होना है या बीमार होना है। मतलब ये चीज उसके अपने इख्तियार में है, और ऐसा तो तभी हो सकता है जब इंसान गलत में ऐसा कर रहा हो, जानबूझकर झूठ बोल रहा हो। दूसरा वो कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा, ये बात समझाती हूँ कि पहले वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखे,
लेकिन वो तवज्जो नहीं देता। तो मतलब उसके नज़दीक इंसान का ठीक होना उसके अपने इख्तियार में है, लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो उसकी अपनी ही कोताही है। वो इसे कोई मतलब एक्सक्यूज जो नेचुरल एक्सक्यूज देने को तैयार नहीं है। जैसे कि वो कहती है कि मेरे हस्बैंड जो इस बात पर तवज्जो नहीं देते। इसी तरह फिर आ जाता है कि जैसे आई शुड बी मच ऑब्लाइज्ड इफ यू वुड आस्क मिस्टर बनबरी, ये तो उन्होंने बता दिया कि वो ठीक हो जाए सैटरडे तक, क्योंकि मेरा अपना म्यूजिक का अरेंजमेंट है। इसके अलावा इसमें जो लास्ट लाइन्स में कहा गया वो ये है कि मुझे एक रिसेप्शन पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज करनी है सीजन के लास्ट में। और ये एक ऐसा टाइम है कि जिसमें लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो अपनी बातें जो है एक दूसरे से बयान करें जो कि उन्होंने पहले नहीं कही होती। तो मुझे उसके लिए जो है ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जो कि उनको लगता है कि एल्गानॉन ही थ्रू म्यूजिक जो है वो अरेंज कर सकता है कि जिसमें लोग अपनी बात एक दूसरे से कर सकें। तो यही सब कुछ था। यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, दे आर टेकिंग ट्रेडिशनल सीरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, they are taking traditional serious aspects of life as trivial just to spend a luxurious and pleasurable life. Luxurious and pleasurable life. ठीक है, they are ridiculed and make fun of these aspects of life. They are ridiculing and making fun of these serious aspects of life. ठीक है, नेक्स्ट बेटा अब थे लाइन नंबर 390, एल्गेनॉन आई विल स्पीक टू बनबरी। वो कहती है ना जब आंट उसको कि भाई देखो उसको अब ये शिली शैली विद द क्वेश्चन इज absurd, तो कहती है ये जो स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी है ना और ये जो इनडिसीजन है कि वो जीना चाहता है कि मरना चाहता है, अब उसको ये डिसीजन ले लेना चाहिए। और अब एल्गेनॉन कहता है इसके जवाब में Lady Bracknell को, I will speak to Bunbury, Aunt Augusta, if he is still conscious, and I still can promise you he will be all right by Saturday. और वो कहता है कि मैं अब बनबरी से आंट अगस्ता जरूर बात करूंगा अगर वो अपने सेंसेस में है, यानी कि अगर वो अब समझ सकता है बात को, तो मैं आपको अश्योर कराता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा सैटरडे तक। ऑफ कोर्स द म्यूजिक इज अ ग्रेट डिफिकल्टी, और नो डाउट वो कहता है कि ये ग्रेट डिफिकल्टी है फॉर मी टू अरेंज योर म्यूजिकल प्रोग्राम। यू सी इफ वन प्लेज गुड म्यूजिक पीपल डोंट लिसन, और आपको पता भी है क्यों कि अगर कोई अच्छा म्यूजिक बजाता है तो लोग उसको सुनते ही नहीं है, यानी कि दैट इज अगेन अ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट कि वो कहता है कि कोई अच्छा म्यूजिक बजाए तो कोई उसको सुनता नहीं है। एंड इफ वन प्लेज बैड म्यूजिक पीपल डोंट टॉक, और अगर कोई बैड म्यूजिक बजाता तो लोग बात ही कोई नहीं करते। बट आई विल रन ओवर द प्रोग्राम, आई विल ड्रॉन आउट, लेकिन मैं जो हूँ जो है इस प्रोग्राम को जरूर अरेंज करूंगा। आई हैव ड्रॉन आउट इफ यू विल काइंडली कम इनटू द नेक्स्ट रूम फॉर द मोमेंट। और वो कहता है, फिर उसको कहता है कि आई हैव ड्रॉन अप फॉर यू रिसेप्शन ऑन सैटरडे, लेकिन आप मेरी बात सुने और दूसरे साथ वाले कमरे में आए। और वो लेडी ब्रैकनल को साथ वाले कमरे में लेके मतलब जाने की कोशिश करता है। Well, Lady Bracknell, thank you, Algernon. It is very thoughtful of you, rising and falling Algernon. I am sure the program will be delightful. After a few expurgations, French songs I cannot possibly allow. People always seem to think they are improper and either look shocked, which is vulgar, or laugh, which is worse. But German sounds a thoroughly respectable language, and indeed, I believe is so. Gwendolen, you will accompany me. अब लेडी ब्रेगनल कहती है कि थैंक यू एल्गरनॉन, इट इज वेरी थॉटफुल ऑफ यू, कि मतलब तुम्हारी इस कंसिडरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर द प्रोग्राम विल बी डिलाइटफुल, और वो कहती है आई एम श्योर दैट द प्रोग्राम विल बी प्लीजिंग सॉरी आफ्टर अ फ्यू एक्सपर्गेशन, आफ्टर इफ some of its items are excluded from it. फ्रेंच सॉन्ग्स आई कैन नॉट पॉसिबली अलाउ, और वो कहती है फ्रेंच सॉन्ग्स तो मैं कभी भी अलाउ करूंगी ही नहीं। पीपल ऑलवेज सीम टू थिंक दैट दे आर इम्प्रॉपर, और लोगों को लगता है कि ये सारे के सारे जो फ्रेंच सॉन्ग्स हैं
बिल्कुल इम्प्रॉपर है, आइदर लुक शॉक्ड एंड विच इज वल्गर, और जो या तो वो शॉक्ड होते हैं या फिर वो लॉफेबल होते हैं, वल्गर होते हैं, और लॉफ विच इज वर्स। और वो कहते हैं कि आइदर लुक शॉक्ड विच इज वल्गर और लॉफ विच इज वर्स। ठीक है, वो ये जो सॉन्ग्स हैं या तो वो लुक शॉक्ड होते हैं या फिर लुक और टू लॉफ होते हैं, या फिर इफ दे लुक शॉक्ड दे ओनली बिट्रे देयर वल्गैरिटी। अगर तो वो शॉक्ड होते हैं, सिर्फ उनसे उनकी वल्गैरिटी शो होती है या लैक ऑफ डिग्निटी होती है, और अगर ये लॉफेबल होते हैं तो ये इवन वर्स भी होते हैं, विच इज वर्स। ठीक है, बट जर्मन साउंड्स आर थॉरली रेस्पेक्टेबल लैंग्वेज, लेकिन ये जो जर्मन है ये एक रेस्पेक्टेबल लैंग्वेज है, एंड इंडीड आई बिलीव इज सो। और मैं इसकी साउंड्स को मतलब जजिंग बाय इट्स साउंड एंड आई रियली बिलीव दैट कि ये एक रेस्पेक्टेबल लैंग्वेज है। ग्वेंडोलन यू विल अकम्पनी मी, और वो फिर कहती है ग्वेंडोलन को, टर्निंग टू हर डॉटर, वो ग्वेंडोलन को कहती है कि क्या तुम मुझे अकम्पनी करोगी, मुझे जो है मतलब थोड़ा मतलब मेरे साथ आओगी। अच्छा जी, यहाँ पे एक्चुअली वो फॉरेन लैंग्वेजेस की बात कर रही है। शी ऑल्सो रिवील्स दैट पीपल इन हिज सोसाइटी नो फॉरेन लैंग्वेजेस। यहाँ पे लिखे लेडी ब्रेकनल्स रिवील्स हियर द पीपल इन दिस सोसाइटी या इन हर सोसाइटी नो फॉरेन लैंग्वेजेस। एक्चुअली क्योंकि वो हर वक्त अपने मैनर्स को शो करती रहती है, तो वो थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड होकर उसको कहती है कि देखो मुझे जो है ना ये फ्रेंच सॉन्ग्स तो बिल्कुल समझ को ही नहीं आते। और क्योंकि उस वक्त की जो सरकारी जबान थी वो जर्मन थी, जैसे अब की जो सरकारी जबान है हम उर्दू कहते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो जो है इंग्लिश है, यानी कि सरकारी जबान ही हो गई ना। तो इसी तरीके से उस वक्त की जो वहाँ पे जो सोफिस्टिकेट ज्यादातर जो लोग बोलते थे, चाहे उनको समझ आती थी या नहीं आती थी, वो जर्मन थी। और अगर सीसिली की बात करें, वो खुद भी जर्मन से भागती थी, लेकिन ये जो लेडी ब्रेकनल है वो क्या कह रही है, वो जर्मन के ऊपर ही फोकस कर रही है। यानी कि जो ट्रेडिशनल लेडीज थी लाइक लेडी ब्रेकनल और गवर्नेंस जो थी, ये दोनों जो है मिस प्रिज्म जो है, मिस प्रिज्म और लेडी ब्रेकनल, ये दोनों किसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रही थी, जर्मन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही थी, क्योंकि वो उस वक्त की सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज काउंट होती थी। ग्वेंडोलन सर्टेनली मामा। अच्छा, यहाँ पे देखिए पीछे लाइन लिखी हुई है, पीपल ऑलवेज सीम टू थिंक दे आर इम्प्रॉपर एंड आइदर लुक शॉक्ड। ठीक है, ये लाइन नंबर आई थिंक 400 बन रही है। जर्मन साउंड 405, जर्मन साउंड थोड़े रेस्पेक्टेबल, इससे पीछे देखे विच इज वल्गर और लॉफ। यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, which break the delicate fabric of sound, which break the delicate fabric of sound decor। ठीक है, नाउ शी इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द म्यूजिक कि वो किस लैंग्वेज में होना चाहिए। Gwendolen certainly mama, Lady Bracknell and Olga None goes into music room, Gwendolen remains behind। अब लेडी ब्रेगनल और एल्गर नोन जो है म्यूजिक रूम में चले जाते हैं और ग्वेंडोलन पीछे रह जाती है। जैक चार्मिंग डे इट हैज बीन मिस फेयरफैक्स, ग्वेंडोलन प्रे डोंट टॉक टू मी अबाउट द वेदर, Mr. Wording, whenever people talk to me about the weather, I always feel quite certain that they mean something else। अब वो कहती है कि मेरे से वेदर की बात ना करो, क्योंकि जब भी कोई मुझसे वेदर की बात करता है तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि उनका मतलब ही कुछ और है। एंड मेक मी सो नर्वस, और इस तरह की बातें मुझे बहुत नर्वस करती हैं, अनईजी करती हैं। जैक आई डू मीन समथिंग एल्स, और वो उसको बताता है कि मेरा कुछ और ही मतलब है। ग्वेंडोलन आई थॉट सो, वो कहती मुझे पता था, इनफैक्ट आई एम नेवर रॉन्ग। और वो अपनी एब्सोल्यूटनेस की बात करती है, अपने आप को सेल्फ प्रेज करती है कि मैं जो हूँ कभी भी रॉन्ग हो ही नहीं सकती। यानी कि शी इज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट हर के जी हर ओन विजन और सारा कुछ के हर थॉट के भाई मैं बिल्कुल परफेक्ट किस्म की लेडी हूँ। जैक and I would like to be allowed to take advantage of Lady Bracknell's temporary absence, के भाई मैं उसकी absence का फायदा उठाऊंगा। Gwendolen, I would certainly advise you to do so। और वो आगे से बजाय इसके कि उसको रिफ्यूज करती है और वो कहती है कि मैं certainly तुम्हें एडवाइस करूंगी कि तुम इसका फायदा उठाओ। Mama has a way of coming back suddenly into a room and I have often had to speak to her about। और मामा जो है अभी अचानक से कभी भी
उनको आदत है कि कभी भी वो कमरे में टपकती हैं, एंड आई हैव ऑफन हैड टू स्पीक टू हर अबाउट, और मैं अक्सर ही उनसे फिर बात करती हूँ। जैक नर्वसली, मिस फेयरवेल, ever since I met you, I have admired you more than any girl I ever met you। और वो उसको नर्वसली बताता है कि भाई मैं जो हूँ, मतलब वो जो है उससे उसको एडमायर करता है, और वो कहता है कि भाई जब से मैं तुमसे मिला हूँ तो मैं तुम्हें एडमायर करने लग गया हूँ। अब यहाँ पे देखिए बीच में डॉट 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 आ रहा है, यानी कि बीच में ब्रेक्स आ रहे हैं सेंटेंसेस में, ये उसकी नर्वसनेस को शो कर रहा है। ये जो ब्रेक्स इन द सेंटेंस आर शोइंग हिज नर्वसनेस सॉरी, और ही एक्सपोजेस लैक ऑफ मोरल सब्सटेंस, ही एक्सपोजेस लैक ऑफ मोरल सब्सटेंस। अच्छा जी, ग्वेंडोलन या मोरल सोफिस्टिकेशन जो है वो शो, लैक ऑफ मोरल सोफिस्टिकेशन वो यहाँ पे शो कर रहा है। अच्छा, ग्वेंडोलन, यस आई एम क्वाइट वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट, वो कहती है हाँ मुझे पता है, एंड आई ऑफन विश, कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, एंड आई ऑफन विश दैट इन पब्लिक एट एनी रेट यू हैड बीन मोर डेमोन्स्ट्रेटिव। और वो यहाँ पे उसको कहती है कि आई ऑफन विश के पब्लिक में भी इन एनी केस तुम एक्सप्रेसिव हो, you should be, you had been expressing your feeling more freely and frankly so that others should all others also should मतलब others should also do। तो वो यहाँ पे वो कहती है कि देखो you had been more demonstrative, तुम्हें लोगों के सामने भी इस तरह से मुझे और भी exposed होना चाहिए, मतलब exposingly मुझे इस तरह से कहना चाहिए लोगों के सामने, expressing your feelings more freely and frankly to others ना। तो फॉर मी यू हैव ऑलवेज हैड एन इररेजिस्टिबल फैस्किनेशन, और मेरे लिए हमेशा तुम क्या हो, एक इररेजिस्टिबल फैस्किनेशन हो। यू हैव ऑलवेज फाउंड, आई हैव ऑलवेज फाउंड यू सो अट्रैक्टिव दैट आई हैव फेल्ट बिविज्ड, यानी कि इररेजिस्टिबल फैस्किनेशन, वो उसको कह रही है कि तुम हमेशा मेरे लिए एक फैस्किनेशन हो जो इररेजिस्टिबल है, यानी कि मैं खुद तुमसे दूर नहीं रह सकती। यहाँ पे देखिए कि जब वो कहती है ना उसको, यस आई एम क्वाइट अवेयर ऑफ द फैक्ट, और फिर वो कहती है आई न्यू और ये सारा कुछ, तो वो क्या यहाँ पे वो कह रही है कि द स्पीच ऑफ ग्वेंडोलन इंट्रिग्स, अमेजेस एंड इवन शॉक्स अस, कि एक लड़की कह रही है कि तुम सारी दुनिया के सामने जाके को, हालांकि एक लड़की के लिए उसका एक्सपोज हो जाना या ये सारी चीजें वो टोटली जो है आउट ऑफ द मैनर जाके बात कर रही है, हालांकि उसकी माँ बड़ी सोफिस्टिकेटेड है कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि वैसे नहीं होना चाहिए। आउटवर्डली शी इज शोइंग द मैनरिज्म, बट इनवर्डली व्हाट शी इज सेइंग, मतलब वो कह रही है कि भाई तुम सारी दुनिया के सामने जाके बता के आओ कि मतलब तुम मुझे पसंद करते हो और ये सारा कुछ की। अब यहाँ पे वो कहती है कि तुम भी मेरे लिए इररेजिस्टिबली फैस्किनेटेड हो। यहाँ पे शी इज डिवॉइड ऑफ मतलब जैसे एक लड़की है और वो इंतहा की एक रोमांटिक किस्म की लड़की है कि उसके प्रपोज करने की या उसके अपने ख्याल का इजहार करने की जैक की देर थी, और वो लड़की देखें हम कितना लंबा डायलॉग बोलती है, उसने तो सिर्फ 3 लाइन में बात किया, अब ये लड़की देखिए ये चुप ही नहीं करेगी। For me, you have always had an irresistible fascination. Even before I met you, I was far from indifferent to you. और वो कहती है मैं जब से तुम्हें मिली हूँ तो मैं जो हूँ कभी तुमसे दूर हुई नहीं, यानी कि मैं कभी भी मैं खुद तुम में इंटरेस्टेड हो गई। जैक लुक्स एट हर इन अमेजमेंट, अब जैक उसको बड़े अमेजमेंट में देख रहा होता है। वी लिव एज आई होप यू नो, और वो कहती है कि हम ऐसे रहते हैं जैसे तुम जानते हो मिस्टर वर्टिंग, इन एज ऑफ आइडियल्स, हम एज ऑफ आइडियल्स में रहते हैं। द फैक्ट इज कंसिस्टेंटली मेंशन्ड इन द मोर एक्सपेंसिव मंथली मैगजीन, और फैक्ट ये है कि कॉन्स्टेंटली मेंशन ये जो एक्सपेंसिव मंथली मैगजीन्स हैं उसमें ये फैक्ट बयान कर दी गई है, एंड हैज रीच द प्रोविंशियल पल्पिट्स, और ये प्रोविंशियल पल्पिट्स तक ये बात चली गई है। I am told, मुझे ये बताया गया है, and my ideal has always been to love someone of the name of Ernest, और मुझे मैगजीन्स और पल्पिट्स के थ्रू ये बताया गया है कि भाई मेरा जो आइडियल है, यहाँ पे वो कहता है कि भाई मेरे तो आइडियली सेट इन मैगजीन्स और पल्पिट्स ने किए हैं, यानी कि वो एक ऐसी लड़की है
जो अपने आइडियल को सेट करती है थ्रू द मैगजीन, और उन मैगजीन्स में जो मेन नेम होता है उस दौर का वो क्या होता है, वो अर्नेस्ट होता है। वो कहती है मेरा एक ही आइडियल है एंड दैट इज द नेम ऑफ अर्नेस्ट टू whom I want to marry. There is something in that name that inspires absolute confidence. और वो कहती है कि इस नाम में कुछ ऐसी चीज है जो कि मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है या उसके मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है. द मोमेंट Algernon first mentioned to me that he had a friend called Ernest, I knew I was destined to love you. और वो कहती है कि द मोमेंट जब अर्नेस्ट ने मुझे ये बताया था ना कि भाई तुम्हारा नाम, उसकी फ्रेंड का नाम अर्नेस्ट है, तो उस वक्त से मुझे पता ये चला, मुझे ये रियलाइज हुआ कि इट वॉज माई डेस्टिनी टू लव यू. अब यहाँ पे देखिए कि वो दिस वर्शिप ऑफ आइडियल्स जो वो कहती है कि आई अंडरस्टैंड इज कॉन्स्टेंटली मेंशन्ड इन द मोर एक्सपेंसिव मंथली मैगजीन एंड इवन बीइंग टॉक्ड अबाउट द प्रीस्ट इन द प्रोविंसेस इन द कोर्स ऑफ देयर सर्मन्स इन द चर्च. तो वो कहती है कि भाई अब यहाँ पे वो अपने आइडियल का वो इजहार कर देती है कि वो तो कोई ऐसा इंसान है जो कि कोई अर्नेस्ट नाम का बंदा है. और यहाँ पे वो जैक को क्या कहती है, द स्पीच ऑफ ग्वेंडोलन, सुन ले इसको एक दफा ना. द स्पीच ऑफ ग्वेंडोलन intrigues, amazes and even shocks us. That she should so promptly and decidedly respond to Jack's incomplete declaration of love is something for which we were not prepared. अब वो इनकम्प्लीट एक डिक्लेरेशन करता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन उसको आगे पूरा एक्सप्लेन कौन करती है, वो जो है ग्वेंडोलन करती है. On such occasion, and women are generally very bashful and hesitant on such occasions. इस तरह के occasions पे actually women जो है वो ज्यादा hesitant होती है. लेकिन यहाँ पे hesitant कौन दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जैक hesitant दिखाया जा रहा है और expressive कौन दिखाया जा रहा है, ग्वेंडोलन. And ग्वेंडोलन्स alacrity therefore startles us. और ये जो ग्वेंडोलन की अलैक्रिटी थी, उसका जो एकदम से अपने आप को एक्सप्रेस कर देना, ये सारी चीजें हमें स्टार्टल कर देती है, दो इट ग्रेटली अम्यूजेस अस एट द सेम टाइम. द ह्यूमर हियर लाइज इन इनकॉन्ग्रेटी एंड इन द टोटल अनएक्सपेक्टेडनेस ऑफ द ग्वेंडोलन रिप्लाई. और ह्यूमर यहाँ पे किस चीज पे लाई करता है, इनकॉन्ग्रेटी यानी कि कंफ्यूजन पे. और जो हम टोटली अनएक्सपेक्टेड वे में जो ग्वेंडोलन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, ये ह्यूमर जो है वो लाई करता है. अब यहाँ पे ये एक ऐसी लड़की है, शी इज अ गर्ल जो कि इमोशनली रोमांटिक है, और उसका मतलब शी इज टोटली इमोशनली रोमांटिक, और उसका टेम्परामेंट भी बिल्कुल रोमांटिक है. एंड शी हैज आइडियल्स ड्रॉन फ्रॉम मंथली मैगजीन्स. ठीक है, उसके आइडियल्स कौन है, वो जो है मंथली मैगजीन में जो आते हैं वो उसके आइडियल्स हैं. जैक, यू रियली लव मी ग्वेंडोलन, ग्वेंडोलन पैशनेटली. वो कहते क्या वाकई, वो कहती है आगे, वो वर्ड बोलती है, वो कहता है रियली लव मी ग्वेंडोलन, और आगे से वो फौरन बोलती है कि पैशनेटली. अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड बाय मेन हु आर इन लव इन हियर यूज्ड बाय वुमेन. देखिए अब फिर एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट आ गई ना, पैशनेटली. ये वो वर्ड है जो कि मर्द इस्तेमाल करते थे उस दौर के, लेकिन अब एक वीमेन इस्तेमाल करती है. दिस reinforces the effect already produced by Gwendolen preceding speech on our mind. ठीक है, और ये जो वर्ड है जब वो पैशनेटली बोलती है तो ये reinforce करता है इफेक्ट को जो कि ऑलरेडी प्रोड्यूस होता है by Gwendolen preceding speech on our mind. उसके बाद जो है Jack, darling, you don't know how happy you have made me. Gwendolen, my own Ernest. Jack, but you don't really mean to say that you could not love me if my name was not Ernest. Gwendolen, but your name is Ernest. Jack, yes, I know, but supposing it was something else, you mean to say you could not love me. तो कहता है कि अगर मेरा नाम कुछ और होता तो फिर क्या तुम मुझसे मोहब्बत ना करती. Gwendolen, glibly कहती without least hesitation and speaking without any restraint. ठीक है, अब यहाँ पे कॉमिक हाइलाइट्स ऑफ द प्ले हैं जो कि स्टार्ट हो चुकी हैं. दैट इज क्लियरली मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन. और वो कहती है कि ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, दैट बिलोंग्स टू रियलम ऑफ व्हाट मे बी डिस्क्राइब्ड एज मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन. क्यों? क्योंकि वो कहती है ये जो मोस्ट मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन हैज वेरी
little reference all to the actual fact of the real life. तो कहती है जितनी भी मेटाफिजिकल स्पेकुलेशंस होती हैं ना, ये बहुत दूर होती हैं एक्चुअल फैक्ट ऑफ रियल लाइफ में से, जो कि हम जानते हैं एज वी नो दैट. अब मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन से क्या मुराद है? दैट इज बेसिकली द फिलोसॉफिकल thinking of things which are not solid or real but which exist only in the imagination. तो वो कहती है ये मेटाफिजिकल जो है ना थिंकिंग, ये कहीं से मेरे तो खाते नहीं आती. जैक पर्सनली डार्लिंग टू स्पीक क्वाइट कैंडिडली. और वो यहाँ पे कहती है जैक उसको क्या, सॉरी वो कहते हैं, अभी इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. वो कहती है ना जब उसको कि ये क्वेश्चन, कि ये जो तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, ये बिलोंग करता है स्फीयर ऑफ मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन से, ठीक है, कि तुम जैक हो ही नहीं, यानी कि तुम एक इमेजिनरी वर्ल्ड की बात कर रहे हो जो कि रियल नहीं होती. तो इट हैज नो कंसर्न एट ऑल विद द रियलिटीज ऑफ लाइफ. तो तुम्हारी इन स्पेकुलेशंस का कोई ताल्लुक नहीं है रियलिटीज ऑफ लाइफ से, कि तुम्हारा नाम हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा नाम जैक, वो सॉरी अर्नेस्ट ना हो. All the metaphysical speculation is divorced from the real fact of earthly existence, and your question belong to that category. और ये तुम्हारा फजूल सा क्वेश्चन है, वो इस मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन से ताल्लुक रखता है. जैक पर्सनली डार्लिंग टू स्पीक क्वाइट कैंडिडली यानी कि फ्रेंकली. वो कहता है मैं तुमसे फ्रेंकली कह रहा हूँ. आई डोंट मच केयर अबाउट द नेम ऑफ अर्नेस्ट. आई डोंट थिंक द नेम सूट्स मी ऑन. वो कहता मुझे लगता है मेरा नाम सूट ही नहीं करता, बिकॉज ही हैज डिसाइडेड टू चेंज हिज नेम टू किल द मैन हुज नेम इज द अर्नेस्ट. Gwendolen, it suits you perfectly. It is